नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दिल्ली के पॉश इलाके गोल्फ लिंक में सिंघानिया परिवार का आलीशान बंगला था। बंगले के बाहर विदेशी कारों की लंबी कतार रहती थी। शहर का शायद ही कोई बड़ा उद्योगपति हो जो सिंघानिया ग्रुप का नाम न जानता हो। उस परिवार की मुखिया थी सावित्री सिंघानिया। उम्र लगभग 55 वर्ष, लेकिन रौब ऐसा कि नौकर भी उनकी आवाज़ सुनते ही कांप जाते थे। उनके लिए इंसान की पहचान उसके संस्कार से नहीं, बल्कि उसकी दौलत और हैसियत से होती थी। उनका इकलौता बेटा रोहित सिंघानिया विदेश से एमबीए करके लौटा था। वह पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन अपनी माँ की बातों से इतना प्रभावित था कि कभी किसी के बारे में खुद सोचने की कोशिश ही नहीं करता था। रोहित के पिता महेश सिंघानिया बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। वे कहते थे, दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, उसके संस्कार बनाते हैं। लेकिन कुछ महीने पहले उनका देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद पूरे घर की बागडोर सावित्री के हाथों में आ गई थी। महेश जी ने मरने से पहले एक वादा निभाया था। उन्होंने अपने पुराने मित्र रघुवीर शर्मा से वर्षों पहले कहा था, अगर हमारी दोस्ती सच्ची है तो हम अपने बच्चों को रिश्ते में जोड़ेंगे। रघुवीर जी अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी बेटी आरती ही उनकी आखिरी निशानी थी। महेश जी ने अपनी अंतिम इच्छा लिखकर छोड़ दी थी कि रोहित की शादी आरती से ही होगी। सावित्री इस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन पति की आखिरी इच्छा के कारण उन्हें यह रिश्ता स्वीकार करना पड़ा। उन्हें लगता था कि ये लड़की किसी छोटे शहर की साधारण और अनपढ़ लड़की होगी। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनके घमंड की परीक्षा लेने वाली है। शादी वाले दिन पूरा सिंघानिया हाउस रोशनी से जगमगा रहा था। महंगे फूल, विदेशी मेहमान, बड़े बड़े उद्योगपति और मीडिया के कैमरे हर तरफ मौजूद थे। तभी एक साधारण सी लाल बनारसी साड़ी पहने आरती मंडप में आई। न उसके पास गहने भारी थे, न उसके चेहरे पर कोई दिखावा था। वह हर बड़े बुजुर्ग के पैर छू रही थी। सावित्री ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन बोली, इतने बड़े घर की बहू बनने आई है, लेकिन पहनावा तो देखो, लगता है जैसे किसी गांव से उठकर आ गई हो, गंवार कहीं की। शादी की रस्में पूरी हुई। विदाई के समय आरती की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी थी। वह अपने पिता की एक बात कभी नहीं भूली थी, बेटी जहाँ भी जाना अपने संस्कार कभी मत छोड़ना। आरती जैसे ही घर के अंदर आई, उसने सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान के सामने सिर झुका दिया। सावित्री बोली, बहू पहले ये बता, अंग्रेजी बोलनी आती है? आरती ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी, जितनी जरूरत हो उतनी। सावित्री हंस पड़ी, अरे रहने दे, तो गुड मॉर्निंग भी मुश्किल से बोल पाएगी। पास खड़ी एक रिश्तेदार ने भी हंस दिया। आरती चुप रही। उसे लगा शायद ये मजाक होगा, लेकिन ये तो उसके अपमान की शुरुआत थी। अगली सुबह 5 बजे ही आरती उठ गई। उसने पूरे घर की सफाई की, मंदिर सजाया और अपने हाथों से नाश्ता बनाया। जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे तो नौकर ने कहा, मैडम आज का नाश्ता नई बहू ने बनाया है। सावित्री ने एक निवाला खाते ही प्लेट दूर कर दी। इतना फीका खाना, ये कोई होटल है क्या? रोहित ने भी बिना चखे प्लेट हटा दी। माँ ठीक कह रही है, आरती ने धीरे से कहा, अगर स्वाद कम है तो मैं दूसरा बना देती हूँ। सावित्री बोली, इतना भी नहीं आता तो शादी क्यों की? आरती फिर भी मुस्कुराई, मैं सीख जाऊंगी माँ जी। उस दिन शाम को सावित्री की कुछ अमीर सहेलियां घर आई। सभी ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रही थी। सावित्री ने ऊंची आवाज में कहा, अरे ओ आरती, इधर आ। आरती ट्रे में चाय लेकर आई। एक महिला ने पूछा, बहू कहाँ तक पढ़ी हो? आरती ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, सीखना तो जीवन भर चलता है। सावित्री बीच में बोल पड़ी, अरे छोड़ो इसकी बातें, इसे तो हमने घर संभालने के लिए रखा है। सभी महिलाएं हंस पड़ी। उसी समय उनमें से एक महिला को अचानक तेज खांसी शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड में उनकी सांस रुकने लगी। सब घबरा गए। आरती तुरंत आगे बढ़ी।
कृपया इन्हें सीधे बैठाइए और कोई एम्बुलेंस बुलाइए। लेकिन सावित्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। दूर हट, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। आरती ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, इनके गले में कुछ फंसा है, अगर अभी मदद नहीं की गई तो। चुप! सावित्री चीख पड़ी। इतने में नौकर ने एम्बुलेंस बुला ली। महिला को अस्पताल ले जाया गया। रात को खबर आई, अगर 5 मिनट पहले प्राथमिक उपचार मिल जाता तो मरीज की हालत इतनी गंभीर नहीं होती। आरती पूरी रात सो नहीं सकी। उसे दुख इस बात का नहीं था कि उसकी बात नहीं मानी गई, बल्कि दुख इस बात का था कि किसी की जान खतरे में पड़ गई। शादी के शुरुआती दिनों में रोहित सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी माँ की बातें सुन सुनकर बदलने लगा। एक दिन उसने कहा, आरती, तुम पार्टी में ज्यादा मत बोला करो। क्यों? तुम्हारी वजह से लोग समझेंगे कि हमारा परिवार छोटे लोगों से रिश्ता रखता है। आरती ने पूछा, क्या सादगी छोटे लोगों की पहचान है? रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कमरे से बाहर चला गया। उस रात पहली बार आरती ने अकेले बैठकर आंसू बहाए। कुछ दिनों बाद सिंघानिया ग्रुप के विदेशी निवेशक घर पर आने वाले थे। सावित्री ने आरती को साफ शब्दों में कहा, जब तक मेहमान यहाँ हैं तू ऊपर वाले कमरे से बाहर नहीं आएगी। लेकिन माँ जी, कोई लेकिन वेकिन नहीं। उधर नीचे बिजनेस मीटिंग शुरू हुई। एक विदेशी निवेशक ने अंग्रेजी में कंपनी के भविष्य को लेकर कठिन सवाल पूछे। रोहित जवाब देते देते अटक गया। उसकी अंग्रेजी अच्छी थी, लेकिन सवाल तकनीक से भरा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। ऊपर कमरे में बैठी आरती ने सब सुन लिया। वह नीचे आई और बहुत ही विनम्रता से बोली, अगर अनुमति हो तो मैं एक सुझाव दे सकती हूँ। सावित्री गुस्से से बोली, तुझे किसने बुलाया? लेकिन विदेशी निवेशक मुस्कुराया। लेट हर स्पीक। आरती ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में पूरे प्रोजेक्ट का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने ऐसे तथ्य बताए कि विदेशी मेहमान प्रभावित हो गए। कमरे में बैठे सभी लोग हैरान थे। मीटिंग खत्म होने के बाद निवेशक ने रोहित से हाथ मिलाते हुए कहा, योर वाइफ इज वेरी इंटेलिजेंट, यू आर लकी। रोहित कुछ कह नहीं पाया, लेकिन जैसे ही मेहमान गए सावित्री का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किसने कहा था नीचे आने को? आरती ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी। हमें तेरी मदद की जरूरत नहीं है। रोहित भी माँ का साथ देते हुए बोला, आगे से बिना पूछे किसी मीटिंग में मत आना। आरती ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि इस घर में उसकी अच्छाई भी गलती मानी जाती है। उसी रात लगभग 11 बजे आरती के मोबाइल पर एक कॉल आया। वह जल्दी से बालकनी में चली गई। जी, मरीज की हालत अब कैसी है? दूसरी तरफ से किसी ने कहा, मैडम, आपकी सलाह से मरीज खतरे से बाहर है। आरती बोली, अच्छा है, सुबह मैं खुद आकर देख लूंगी। इतने में पीछे खड़ी सावित्री ने उसकी आधी बात सुन ली। उन्होंने मन ही मन सोचा, रात में किससे बात कर रही थी? कहीं इस लड़की का किसी और से कोई संबंध तो नहीं? यहीं से सावित्री के मन में शक का एक बीज पड़ गया। उन्हें नहीं पता था कि यह फोन किसी प्रेमी का नहीं, बल्कि एक अस्पताल से आया था। लेकिन यह राज अभी राज ही रहने वाला था। अगली सुबह सावित्री ने नौकरानी कमला को बुलाया। आज से बहू पर नजर रखना। वह कहाँ जाती है, किससे बात करती है, सब मुझे बताना। कमला घबरा गई। जी मालकिन। उधर आरती हमेशा की तरह सुबह 5 बजे उठी। उसने पूजा की, पूरे घर का नाश्ता बनाया और फिर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उसने एक सफ़ेद दुपट्टा लिया और बोली, माँ जी, मंदिर से होकर आती हूँ। सावित्री ने ताना मारा, भगवान से क्या मांगने जाती है? करोड़पति घर मिल गया, अब और क्या चाहिए? आरती मुस्कुरा दी, दुआ मांगती हूँ कि इस घर में सब खुश रहें। सावित्री ने मुंह फेर लिया। उन्हें नहीं पता था कि मंदिर जाने के बाद आरती कुछ देर के लिए एक अस्पताल भी जाती है, लेकिन वह वहाँ डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक ट्रस्ट की सलाहकार के रूप में जाती थी, ताकि उसकी पहचान गुप्त रहे। 2 दिन बाद सिंघानिया हाउस में एक बड़ी पार्टी रखी गई। शहर के बड़े नेता, उद्योगपति और फिल्मी हस्तियां भी आने वाली थी। सावित्री ने अपने लॉकर से हीरो का एक बहुत ही कीमती हार निकाला। उसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये थी। उन्होंने वह हार पहनकर सबको दिखाया।
हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। पार्टी खत्म हुई। रात के लगभग 12 बजे सावित्री अपने कमरे में गई। जब उन्होंने हार उतारने के लिए ज्वेलरी बॉक्स खोला तो उनके होश उड़ गए। हार गायब था। पूरा घर सिर पर उठा लिया गया। मेरा हार, कोई मेरा हार ले गया। नौकर भागते हुए आए। रोहित भी ऊपर पहुंचा। माँ, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं बेटा, 2 करोड़ का हार गायब हो गया है। सावित्री ने तुरंत पूरे घर की तलाशी का आदेश दिया। एक एक कमरे की जांच होने लगी। जब आरती के कमरे की अलमारी खोली गई तो अंदर वही हीरो का हार रखा मिला। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित अवाक रह गया। सावित्री गुस्से से चिल्लाई, मैंने कहा था ना, ये लड़की सीधी नहीं है। आरती की आंखें फैल गई। ये हार मेरी अलमारी में कैसे आया? सावित्री गरजी, अब मासूम मत बन। आरती ने शांत स्वर में कहा, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। रोहित पहली बार ऊंची आवाज में बोला, अगर तुमने नहीं लिया तो यहाँ ये आया कैसे? आरती के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सचमुच उसे भी पता नहीं था। असल में पार्टी के दौरान सावित्री के दूर के रिश्तेदार विक्रम ने हार चुराकर आरती की अलमारी में रख दिया था। वह सिंघानिया परिवार की संपत्ति पर नजर रखे हुए था, लेकिन यह बात किसी को भी मालूम नहीं थी। रोहित ने गुस्से में कहा, आरती, सच सच बता दो। अगर किसी मजबूरी में ऐसा किया है तो मैं माफ कर दूंगा। आरती ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने चोरी नहीं की। सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। सबूत हमेशा सच नहीं होते। रोहित ने मुंह फेर लिया। उसने पहली बार अपनी पत्नी पर भरोसा करने के बजाय सबूतों पर भरोसा कर लिया। आरती के दिल में कुछ टूट गया। अगले दिन सावित्री ने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के सामने आरती को खड़ा कर दिया। आज सबको पता चल जाना चाहिए कि हमने कैसी बहू लाई है। एक रिश्तेदार बोला, इतने बड़े घर की बहू होकर चोरी? दूसरा बोला, गरीब घरों की लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आरती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, जिसने भी ये किया है एक दिन सच सामने आएगा। सावित्री हंस पड़ी। सच तो सामने आ चुका है, और क्या चाहिए? उसी शाम अचानक घर के पुराने नौकर रामू काका सीढ़ियों से गिर पड़े। उनके सिर से खून बहने लगा। सभी लोग घबरा गए। आरती दौड़कर आई। उसने तुरंत अपनी चुन्नी फाड़कर पट्टी बांधी। रामू काका की नब्ज देखी और बोली, इन्हें तुरंत अस्पताल ले चलिए। सावित्री फिर चिल्लाई, तू डॉक्टर कब से बन गई? आरती ने कहा, अभी बहस करने का समय नहीं है। लेकिन सावित्री ने नौकरों को रोक दिया। पहले पुलिस आएगी। चोरी करने वाली बहू कहीं भाग न जाए। इतने में रामू काका की हालत बिगड़ने लगी। आखिरकार रोहित उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो मरीज को बचाना मुश्किल था। जिसने सिर पर दबाव बनाकर खून रोका, उसने सही प्राथमिक उपचार किया है। रोहित को पहली बार याद आया कि यही बात आरती ने की थी। उसके मन में एक पल के लिए सवाल उठा, अगर आरती अनपढ़ है तो उसे यह सब कैसे पता? लेकिन अगले ही पल माँ की बातें उसके दिमाग पर हावी हो गई। 2 दिन बाद आरती मंदिर से लौट रही थी। रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखकर हाथ जोड़ लिए। नमस्ते मैडम, आरती ने धीरे से कहा। नमस्ते शर्मा जी। शर्मा जी बोले, आपकी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। इतने में पीछे कार में बैठी सावित्री ने यह दृश्य देख लिया। उन्होंने सोचा, यह आदमी इसे मैडम क्यों कह रहा था? अब उनका शक और बढ़ गया। रात को विक्रम सावित्री के पास आया। कहा, बुआ जी, मुझे तो शुरू से ही इस लड़की पर शक था। सावित्री बोली, मुझे भी। विक्रम ने आग में घी डालते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके किसी और आदमी से संबंध हो? तभी तो रोज बाहर जाती है। सावित्री का चेहरा कठोर हो गया। अगर ऐसा निकला तो मैं इसे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। दरवाजे के बाहर खड़ी आरती ने यह सब सुन ली। उसकी आंखें भर आई। जिस परिवार के लिए वह हर दिन दुआ करती थी, वही परिवार उसके चरित्र पर शक कर रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, कब तक मेरी परीक्षा लोगे? उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। अगले दिन सुबह आरती हमेशा की तरह मंदिर गई।
मंदिर से लौटते समय सड़क किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। आरती तुरंत उनके पास पहुंची। उसने उनकी नब्ज देखी, सांसें जांची और राहगीरों से कहा, कृपया कोई एम्बुलेंस को बुलाइए। एक युवक बोला, मैडम अस्पताल दूर है। आरती ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। करीब 5 मिनट बाद एम्बुलेंस पहुंची। बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया। जाते जाते उनके बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम आपने मेरे पिताजी की जान बचा ली। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आरती मुस्कुराई। किसी की जान बचाना मेरा फर्ज है। उसी समय सामने खड़ी एक कार में बैठा विक्रम यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें खींच ली, ऐसी तस्वीरें जिनमें सिर्फ इतना दिख रहा था कि आरती किसी अनजान आदमी का हाथ पकड़े खड़ी है। उसे अपनी अगली चाल मिल चुकी थी। शाम को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। विक्रम ने अचानक अपना मोबाइल रोहित के सामने रख दिया। भैया, मुझे नहीं पता यह दिखाना चाहिए या नहीं, लेकिन सच छुपाना भी ठीक नहीं है। रोहित ने तस्वीरें देखी। उसका चेहरा सख्त हो गया। तस्वीरों में आरती किसी अजनबी आदमी का हाथ थामे दिखाई दे रही थी। सावित्री ने पूछा, क्या हुआ? विक्रम बोला, आज मैंने अपनी आंखों से देखा, भाभी किसी आदमी के साथ थी। क्या? सावित्री गुस्से से खड़ी हो गई। मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की ठीक नहीं है। तभी आरती अंदर आई। रोहित ने मोबाइल उसकी ओर बढ़ाया। ये क्या है? आरती ने तस्वीरें देखी और समझ गई कि बात क्या है। उसने शांत स्वर में कहा, ये एक बुजुर्ग थे जिनकी तबीयत खराब हो गई थी। विक्रम हंस पड़ा। हर बार नया बहाना। सावित्री गरजी, पहले चोरी अब ये सब? आरती ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा। बस। पूरा कमरा शांत हो गया। मैंने आज तक इस घर की इज्जत बचाने की कोशिश की है, लेकिन आप लोगों ने कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। रोहित बोला, भरोसा करने की कोई वजह भी तो हो। यह सुनकर आरती की आंखें भर आई। उस रात आरती ने रोहित के कमरे में जाकर कहा, अगर तुम मुझसे एक बार बिना गुस्सा के बात करोगे तो मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। रोहित खिड़की के पास खड़ा था। अब कुछ सुनना नहीं चाहता। क्या हमारी शादी में इतना भी विश्वास नहीं बचा? रोहित ने धीरे से कहा, विश्वास था, लेकिन अब नहीं। यह सुनकर आरती के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, एक दिन तुम्हें सच पता चलेगा। रोहित ने जवाब दिया, उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। उसी रात पुराने वकील गिरधारी लाल सिंघानिया हाउस पहुंचे। उन्होंने सावित्री से कहा, महेश जी की एक और सिलबंद फाइल है। सावित्री ने चिढ़कर कहा, अब क्या लिखा है उसमें? वकील ने फाइल खोली। उसमें लिखा था, अगर कभी मेरी बहू आरती पर कोई आरोप लगे तो बिना जांच के उसके खिलाफ फैसला मत लेना। मैंने उसे परखा है, वह ईमानदारी और संस्कार की मिसाल है। रोहित कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन सावित्री ने फाइल बंद कर दी। महेश जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस घर के फैसले मैं करूंगी। वकील चुपचाप चले गए। उन्हें लगा इस घर पर घमंड का पर्दा बहुत मोटा हो चुका है। 2 दिन बाद सिंघानिया हाउस में एक धार्मिक आयोजन रखा गया। सैकड़ों मेहमान आए। पूजा खत्म होने के बाद सावित्री अचानक खड़ी हुई। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मैं एक फैसला सुनाने जा रही हूँ। सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने आरती की तरफ इशारा किया, इस लड़की ने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। आरती चौंक गई। माँ जी? चुप! सावित्री ने नौकर से एक छोटा सा बैग मंगवाया। उसमें आरती के कपड़े रखे थे। उन्होंने वह बैग आरती के पैरों के पास फेंक दिया। आज से इस घर से तेरा रिश्ता खत्म। पूरा हॉल सन्न रह गया। कुछ रिश्तेदार फुसफुसाने लगे, लेकिन किसी ने सावित्री का विरोध नहीं किया। आरती ने आखिरी बार रोहित की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद वह उसका साथ देगा, लेकिन रोहित ने जेब से एक लिफाफा निकाला। ये तलाक के कागज थे। आरती के हाथ कांप गए। तुम भी? रोहित ने नजरें झुका ली। अब यही ठीक है। आरती ने कागज नहीं लिए। उसने बस इतना कहा, रिश्ते कागज से नहीं भरोसे से टूटते हैं। फिर
उसने अपने गले का मंगलसूत्र उतारा और मेज पर रख दिया। आज से मैं यह घर छोड़ रही हूँ, लेकिन याद रखना, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा जरूर होगा। सावित्री व्यंग्य से हंसी। सच? कौन सा सच? आरती ने उनकी ओर देखा। जिस दिन भगवान चाहेगा। आरती बिना पीछे देखे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गई। बारिश शुरू हो चुकी थी। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था। घर के पुराने नौकर रामू काका दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में आंसू थे। बहू बिटिया, मत जाओ। आरती ने उनके सिर पर हाथ रखा। काका, कभी कभी अपने सम्मान को बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। रामू काका रो पड़े। एक दिन सबको आपकी कीमत समझ आएगी। आरती मुस्कुराई। उस दिन भी मैं किसी से नफरत नहीं करूंगी। इतना कहकर वह बारिश में आगे बढ़ गई। उधर बंगले का विशाल दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। सिंघानिया परिवार को लगा कि उन्होंने एक बोझ उतार दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था उन्होंने अपने घर की लक्ष्मी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत को बाहर निकाला है। करीब 1 घंटे बाद एक काली लग्जरी कार शहर के सबसे बड़े मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के वीआईपी गेट पर आकर रुकी। बारिश में भीग चुकी आरती जैसे ही कार से उतरी, अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड एकदम सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। गुड इवनिंग डॉक्टर आरती मैम। अंदर रिसेप्शन पर मौजूद सभी कर्मचारी एक साथ खड़े हो गए। वेलकम मैम। एक वरिष्ठ डॉक्टर दौड़ते हुए आए। मैम, हम आपका इंतजार कर रहे थे। इमरजेंसी केस तैयार है। आरती ने भीगी हुई साड़ी की ओर देखा और शांत स्वर में बोली, पहले मरीज को देखते हैं, बाकी बातें बाद में। उसी समय अस्पताल की दीवार पर लगी नेम प्लेट पर कैमरा ठहरता है। डॉक्टर आरती शर्मा, चीफ कार्डियक सर्जन एवं मेडिकल डायरेक्टर। यहीं से कहानी पूरी तरह से बदलने वाली थी। जैसे ही आरती अस्पताल के अंदर पहुंची, पूरा स्टाफ एक साथ खड़ा हो गया। गुड इवनिंग मैम। आरती ने मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया। तभी एक जूनियर डॉक्टर घबराते हुए दौड़ता हुआ आया। मैम, आईसीयू में एक 8 साल की बच्ची की हालत बहुत गंभीर है। दूसरे अस्पतालों ने जवाब दे दिया है। आरती बिना समय गंवाए सीधे आईसीयू में पहुंची। बच्ची की मां रो रो कर बेहाल थी। डॉक्टर मैडम, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। आरती ने उसका हाथ थामा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। 4 घंटे तक ऑपरेशन चला। अस्पताल के बाहर बच्चे के परिवार वाले भगवान से प्रार्थना करते रहे। आखिरकार ऑपरेशन सफल रहा। बच्ची की सांसें सामान्य होने लगी। पूरा अस्पताल तालियों से गूंज उठा। बच्ची की मां रोते हुए आरती के पैरों में गिर गई। आप हमारे लिए भगवान हैं मैडम। आरती ने तुरंत उन्हें उठाया। भगवान मत कहिए, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। उधर सिंघानिया हाउस में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन घर की शांति कहीं गायब हो चुकी थी। रामू काका अक्सर कहते, मालकिन, बहू बिटिया के जाने के बाद घर सूना सूना हो गया है। सावित्री गुस्से से कहती, उसका नाम मत लिया करो यहाँ। लेकिन रात को जब वह अकेली होती तो उन्हें आरती की बातें याद आने लगती। वहीं रोहित भी ऑफिस में बार बार ध्यान खो देता। उसे बार बार आरती का वह वाक्य याद आता, रिश्ते कागज से नहीं भरोसे से टूटते हैं। 1 सप्ताह बाद रोहित अपनी कार से फैक्ट्री जा रहा था। बारिश हो रही थी। सड़क फिसलन भरी हो गई थी। अचानक सामने से तेज रफ्तार ट्रक आ गया। रोहित ने कार मोड़ने की कोशिश की, लेकिन धड़ाम। कार कई बार पलटी खाती हुई सड़क के किनारे जा गिरी। राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। उधर यह खबर सुनते ही सावित्री की हालत बिगड़ गई। उन्हें तेज सीने में दर्द उठा। कुछ ही मिनटों में उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया। संयोग ऐसा था कि दोनों को शहर के उसी बड़े अस्पताल में ले जाया गया जहां आरती मेडिकल डायरेक्टर थी। इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी मची हुई थी। एक डॉक्टर भागते हुए आया और बोला, मैम, 2 वीआईपी मरीज आए हैं। आरती रिपोर्ट देखने लगी। पहले मरीज का नाम पढ़ते ही उसके हाथ रुक गए। रोहित सिंघानिया। दूसरी फाइल सावित्री सिंघानिया। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। एक जूनियर डॉक्टर बोला, मैम, दोनों की हालत गंभीर है। आरती ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पुराने अपमान के दृश्य घूम गए। घर से निकाला जाना, झूठे आरोप, तलाक के कागज। लेकिन अगले ही पल
उसने खुद को संभाल लिया। मरीज पहले हैं, रिश्ते बाद में। रोहित को होश आया। उसने धुंधली आंखों से सामने देखा। सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर उसके सामने खड़ी थी। जब चेहरा साफ दिखाई दिया, उसकी सांसें रुक गई। आरती? आरती ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, घबराइए मत, आपका इलाज शुरू हो चुका है। रोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे उसने घर से निकाला था, आज वही उसकी जान बचाने के लिए खड़ी थी। उधर सावित्री को जब होश आया तो उन्होंने सबसे पहले सामने लगी नेम प्लेट देखी। डॉक्टर आरती शर्मा, चीफ कार्डियक सर्जन एवं मेडिकल डायरेक्टर। उन्होंने सोचा ये कोई और होगी, लेकिन तभी आरती अंदर आई। सावित्री की आंखें फैल गई। तू? आरती ने सिर झुकाकर कहा। कैसी हैं माँ जी आप? सावित्री की आवाज़ कांपने लगी। तू डॉक्टर है? उसी समय अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने कहा, मैम, पूरे देश में आपसे बेहतर हार्ट सर्जन मुश्किल से मिलेगा। आपके आने के बाद हमारे अस्पताल की सफलता की दर सबसे अधिक हो गई है। सावित्री के हाथ कांपने लगे। उन्हें अपनी हर बात याद आने लगी। अनपढ़, गंवार, घर से निकल जा। आज वही लड़की पूरे अस्पताल की सबसे सम्मानित डॉक्टर थी। सावित्री के पैरों तले सचमुच जमीन खिसक चुकी थी। तभी अस्पताल के चेयरमैन आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर आरती, विदेश की मेडिकल यूनिवर्सिटी ने आपको फिर से आमंत्रित किया है। रोहित हैरान रह गया। विदेश? चेयरमैन बोले, डॉक्टर आरती ने लंदन से कार्डियक सर्जरी में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इन्होंने कई गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज किया है। आज पूरे देश के डॉक्टर इनसे सीखते हैं। रोहित का सिर शर्म से झुक गया। जिसे वह अनपढ़ समझता था, वह उससे कहीं अधिक शिक्षित, सफल और महान निकली। उसी समय अस्पताल में पुलिस पहुंची। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें विक्रम को गिरफ्तार करना है। रोहित चौंक गया। क्यों? इंस्पेक्टर ने बताया कि विक्रम ने अपने दोस्त के सामने स्वीकार किया था कि उसी ने 2 करोड़ का हार चुराकर आरती के कमरे में रखा था। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। कुछ ही देर में पुलिस विक्रम को हथकड़ी लगाकर अस्पताल ले गई। विक्रम रोने लगा। बुआ जी, मुझसे गलती हो गई। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने एक निर्दोष बहू को बिना सच जाने अपराधी बना दिया था। पुलिस विक्रम को लेकर जा चुकी थी। अस्पताल के कमरे में गहरा सन्नाटा था। सावित्री की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। बेटी, मुझे माफ कर दे। ये वही महिला थी जिसने कभी आरती को अपने बराबर बैठने तक नहीं दिया था। आज वह उसी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। आरती कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे से बोली, माँ जी, हाथ मत जोड़िए। सावित्री रोते हुए बोली, मैंने तुझे अनपढ़ कहा, चोर कहा, तेरे चरित्र पर भी शक किया। मैंने तुझे बेटी नहीं समझा और तूने मेरी जान बचा ली। पूरा कमरा भावुक हो गया। रोहित व्हील चेयर पर बैठा था। वह धीरे धीरे आरती के सामने आया। उसकी आंखों में शर्म साफ साफ दिखाई दे रही थी। आरती, लेकिन शब्द आगे नहीं निकल पाए। कुछ देर बाद उसने कहा, मैंने पति होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं हर बार माँ की बातों में आ गया। मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी, फिर भी तुम पर भरोसा नहीं किया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, आरती ने शांत स्वर में कहा। माफ़ी देना आसान है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। रोहित सिर झुकाकर रोने लगा। उसी समय पुराने वकील गिरधारी लाल अस्पताल पहुंचे। उनके हाथ में एक सीलबंद लिफाफा था। उन्होंने कहा, ये महेश जी की आखिरी चिट्ठी है। सबकी नज़र उस चिट्ठी पर टिक गई। वकील ने पढ़ना शुरू किया। अगर यह पत्र पढ़ा जा रहा है तो शायद मेरे परिवार ने आरती को समझने में देर कर दी है। मैंने आरती को पहली बार तब देखा था जब उसने बिना अपनी पहचान बताए सड़क पर घायल लोगों का इलाज किया था। उस दिन मुझे पता चला कि वह सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल है। मैंने जानबूझकर उसकी पहचान परिवार से छुपाई, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरा परिवार इंसान को
उसके गुणों से पहचानता है या उसके कपड़ों से। अगर मेरे जाने के बाद किसी ने भी आरती का अपमान किया तो समझ लेना कि उसने मुझे भी खो दिया। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते वकील की आवाज़ भर्रा गई। सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपने पति की आखिरी इच्छा का भी अपमान किया था। अगले दिन अस्पताल के बाहर मीडिया की भीड़ लगी थी। हर चैनल पर एक ही खबर चल रही थी। करोड़पति परिवार ने जिस बहू को अनपढ़ समझकर घर से निकाला, वही निकली देश की मशहूर हार्ट सर्जन। पत्रकारों ने आरती से पूछा, मैडम, क्या आप अपने परिवार के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगी? आरती मुस्कुराई, नहीं, नफरत किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर मेरी वजह से किसी को अपनी गलती समझ में आई है तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। यह जवाब सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति ने तालियां बजाई। कुछ दिन बाद सावित्री और रोहित अस्पताल से छुट्टी होकर सीधे आरती के घर पहुंचे। सावित्री ने कहा, बेटी, घर चलो, यह घर तुम्हारे बिना अधूरा है। रोहित ने भी कहा, मैं फिर से नई शुरुआत करना चाहता हूँ। आरती कुछ देर तक शांत रही। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, मैं आप दोनों से कोई नफरत नहीं करती, लेकिन जहाँ आत्मसम्मान एक बार टूट जाता है वहाँ लौटकर वही रिश्ता नहीं बन पाता। दोनों की आंखें भर आई। आरती ने कहा, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। यह सुनकर सावित्री रो पड़ी। उन्हें पहली बार समझ में आया कि अपमान का दर्द कितना गहरा होता है। 6 महीने बाद आरती ने अपने पिता और ससुर महेश सिंघानिया की याद में एक विशाल चैरिटेबल अस्पताल बनाया। उसका नाम रखा गया महेश मानव सेवा अस्पताल। यहाँ गरीब मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता था। हर रविवार आरती खुद मुफ्त ऑपरेशन करती थी। देश विदेश से डॉक्टर यहाँ प्रशिक्षण लेने आते थे। आरती अब सिर्फ एक सफल डॉक्टर ही नहीं थी, बल्कि वह हजारों लोगों के लिए उम्मीद बन चुकी थी। सावित्री ने भी अपनी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपने कई गहने बेचकर अस्पताल को दान कर दिए। अब वह हर सप्ताह अस्पताल जाती, गरीब मरीजों को खाना खिलाती, हर किसी से एक ही बात कहती, कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों, उसकी सादगी या उसकी चुप्पी देखकर छोटा मत समझना। रोहित ने भी अपना बिजनेस संभालने के साथ साथ अस्पताल के लिए एक ट्रस्ट बना दिया, लेकिन वह जानता था जिस पत्नी का विश्वास उसने खोया था वह दोबारा कभी नहीं पा सकेगा। एक दिन अस्पताल के बगीचे में आरती बच्चों के साथ बैठी थी। एक छोटी बच्ची ने पूछा, डॉक्टर आंटी, आप हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती हैं? आरती ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, क्योंकि अगर हम अपने दुखों को दूसरों की खुशी में बदल दें तो भगवान भी मुस्कुरा देते हैं। दूर खड़ी सावित्री और रोहित यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब पछतावा था, घमंड नहीं। आसमान में ढलते सूरज की लालिमा फैल रही थी। आरती बच्चों के साथ अस्पताल के अंदर चली गई। सावित्री ने धीरे से कहा, हमने हीरा पहचानने में बहुत देर कर दी। रोहित ने नम आंखों से जवाब दिया, हाँ माँ, जब तक हम समझ पाए तब तक वह हमारी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। तो दोस्तों, किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों, उसकी चुप्पी या उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं होती। असली पहचान उसके संस्कार, उसके कर्म और उसके चरित्र से होती है। जो लोग दूसरों का सम्मान करना सीख लेते हैं वही जीवन में सबसे बड़े इंसान बनते हैं और सम्मान पाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और कौन सा भाग आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।